देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या बोला है। ऑपोजिट पोलैरिटी आना चाहिए। दोनों पॉजिटिव कैसे आएगा? -6 हो जाए। उल्टा उल्टा उल्टा। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 24। साग्निक यहाँ देखो, बोला था दो चार्जेस है Q1 Q2, उनका सम है 24 माइक्रोकूलम, उनके बीच में डिस्टेंस दिया है 3 मीटर। बोला है कि दोनों दो अलग अलग केसेस हैं, इन दोनों ही केसेस में चार्जेस का वैल्यू कितना होगा। फर्स्ट केस में बोला है कि यही जो दो चार्जेस जिनका सम 24 है, दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.08 न्यूटन। और सेकंड में बोला था कि अगर ये दो चार्जेस अट्रैक्ट करने लगे विद अ फोर्स ऑफ 0.18 न्यूटन, तो वो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा। तो स्टार्ट आप यहां से करोगे कि रिपेल कौन करता है? लाइक चार्जेस। तो हम दोनों को कैसा मान लेंगे? पॉजिटिव। तो हम पहले चार्ज को बोलेंगे वो Q1 माइक्रोकूलम है, दूसरे को भी क्या बोलेंगे? Q2 माइक्रोकूलम है। तो इन्हीं दोनों का सम अगर दोनों पॉजिटिव है तो कितना लेना है हमें? 24 लेना है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कितना बोला है? 0.08 न्यूटन। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स के लिए? KQ1 Q2/r²। K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की जगह पे Q1 × 10⁻�6 यूनिट के साथ रखना है, ठीक है। तो इसका 10⁻�6, इसका 10⁻�6, दोनों कितना आ जाएगा? -12। डिस्टेंस 3 था, उसका स्क्वायर करेंगे, 9 से कट जाएगा। यहाँ से Q1 Q2 का प्रोडक्ट आएगा हमारे पास कितना? 80। इनका सम हमारे पास कितना है? 24। तो क्या हम यहाँ से एक दूसरे को रिप्लेस करके हम यहाँ से Q1 और Q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो Q2 का दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो 4 हो या फिर 20 हो। अगर Q2 4 है तो डेफिनेटली Q1 कितना होना चाहिए? 20, क्योंकि उनका सम कितना होना चाहिए? 24। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में बोला है कि व्हाट इफ दे अट्रैक्ट विद द फोर्स ऑफ 0.18। तो अट्रैक्ट, अब पिछले केस में लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे थे, अब अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो एक को आपको पॉजिटिव मानना है, एक को नेगेटिव। आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो। हमने माना कि Q1 वाला चार्ज इज पॉजिटिव, Q1 माइक्रोकूलम, और जो Q2 है वो कैसा है? नेगेटिव है। अब इनका सम जब लिखोगे तो अगेन Q1 + Q2 24 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे पहला चार्ज Q1 प्लस दूसरा चार्ज कितना है? -Q2। इनका सम कितना हो जाएगा? 24। तो वहां से Q1 - Q2 मिलेगा इस बार। अगेन फोर्स 0.18 दिया, आप Q1 Q2/r² से इक्वेट करके यहाँ से Q1 × Q2 का वैल्यू मिलेगा, और जस्ट लाइक पिछले वाला आपको अगेन एक क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करनी। रूपम कितना आया आंसर? Q1 Q2 कितना है? 180, ठीक है। तो Q1 Q2 का वैल्यू कितना मिला? निकला कि नहीं अभी? 30 और -6। -180। फोर्सेस में नेगेटिव क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के आगे चलेंगे। तो मैं इसका सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ। तो Q1 कितना आया होगा? +30 माइक्रोकूलम, एंड Q2 इज -6। ठीक है। अच्छा, कंडक्शन में मेथड ऑफ चार्जिंग कितने बताए थे हमने आपको? 3। क्या क्या नाम था? बाय फ्रिक्शन, दूसरा जिसमें टच करवाते थे वो कंडक्शन, और जिसमें दूर से पोलराइजेशन ग्राउंडिंग करते थे वो
इंडक्शन। क्वेश्चन कंडक्शन पे बेस्ड है। दो आइडेंटिकल साइज वाले स्फीयर्स को हम टच करवाएंगे, एक में चार्ज 0 है, दूसरे में Q है। टच करवाने के बाद कितना कितना चार्ज दोनों में हो जाएगा, Q/2 Q/2। उसी को यूज करना है। लिखे जरा क्वेश्चन। टू इक्वली चार्ज्ड टू इक्वली चार्ज्ड identical metal spheres, two equally charged identical metal spheres, capital A and B, repel each other, capital A and B repel each other with a force 2 into 10 power minus 5 Newton, with a force 2 into 10 power minus 5 Newton. Another identical uncharged sphere, another identical uncharged sphere, capital C, is touched with B. Another identical uncharged sphere, capital C, is touched to B and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force? What is the net electric force on C? -5 न्यूटन। लिखो अमर्त्य। Two equally charged identical metal spheres, capital A comma capital B, repel each other with a force 2 into 10 power minus 5 Newton. Another identical uncharged sphere, capital C, is touched to B, capital B, and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में, फिर से कैलकुलेशन चेक कीजिए। सी को किससे टच करवाया था, ए या बी से? बी से। सी को टच करवा के बीच में रखा था हमने।
तो बी से टच करवाएंगे, अनचार्ज होगा तो बी पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2। इस पे भी Q/2। और ये दोनों इनिशियली क्या कर रहे थे, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपेल कर रहे थे। आंसर दिया 2 × 10⁻⁵ आया समृद्धि। डायरेक्शन, डायरेक्शन यहां ध्यान दो, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, हमें सी पे फोर्स निकालना है, ये दोनों पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो व्हाट वुड दे डू, रिपेल। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये वाला इसकी वजह से फोर्स है, ये दोनों भी तो पॉजिटिव है, तो ये इधर लगेगा ना, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अगर आपने इनिशियल डिस्टेंस d माना होगा तो ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी रखने के लिए इसको आप 2d ले लो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d, और ये भी तो डिस्टेंस हो जाएगा d। अब नेट फोर्स ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियसली डिफरेंस लोगे। और आपसे बोला था इन दोनों के बीच में व्हाट इज द फोर्स, इसका वैल्यू दिया था आई थिंक ना, 2 × 10⁻⁵। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q²/4d² का वैल्यू इज 2 × 10⁻⁵। इस वाले फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि C इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू फोर्सेस, आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा K × Q × Q/2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। आप यहां से ये वैल्यू निकाल लो, KQ²/d² को हम कितना लिख सकते हैं, 8 × 10⁻⁵। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ²/2d² आ जाएगा FCA, और ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻, और यहाँ पे जो फोर्स है FCB, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस बार दोनों चार्जेस Q/2 है, तो ये हो जाएगा Q²/4 डिवाइडेड बाय अगेन d²। और KQ²/d² इज 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁵। अब बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, CA वाला या CB वाला, CA वाला, तो नेट फोर्स इसी की डायरेक्शन में लगेगा, A से B की तरफ, दिस इज द नेट फोर्स, and F net can be written as FCA minus FCB, which gives 2 × 10⁻⁵ Newton। ये आंसर है उसका। कौन सा वाला, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि इनिशियली ये दो चार्जेस हैं Q और Q, C कैसा था, अनचार्ज था, आपने C को लाके इससे टच करवाया। तो जब हमने क्लास में आपको चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें हमने क्या बोला था कि जब आप एक चार्ज स्फीयर को एक इक्वल साइज के अनचार्ज स्फीयर से टच करवाओगे तो क्या दोनों में चार्जेस आधा आधा हो जाता है, आ रहा है समझ में। तो इसके पास तो कोई चार्ज नहीं था, पर इसके पास चार्ज कितना था Q,
तो जब आप इन दोनों को टच करवाओगे तो आधा आधा हो जाएगा। तो इस पे Q था वो आधा होके Q/2 हो जाएगा, इस पे कुछ नहीं था वो Q/2 इसको मिल जाएगा। और अब आपसे बोला था कि C पे व्हाट इज द नेट फोर्स, तो ये तीनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, ये दोनों भी रिपेल करेंगे, ये दोनों भी रिपेल करेंगे, इसकी वजह से इधर फोर्स आएगा, इसकी वजह से इधर फोर्स आएगा। आप दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लो एंड देन आप बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स करोगे। हो गया लिख के? लिखो अगला क्वेश्चन। लिखो 5 point charges each of value 5 point charges each of value plus Q are placed on 5 vertices each of value plus Q are placed on 5 vertices of a regular hexagon 5 vertices of a regular hexagon of side L meter L of side L meter. What is the magnitude of the force? What is the magnitude of force on a point charge? What is the magnitude of force on a point charge of value minus Q coulomb? What is the magnitude of force on a point charge of value minus Q coulomb placed at the center of the hexagon? Placed at the center of the hexagon. थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाओ।
अच्छा, सारे 6 वर्टाइसेस पे चार्ज रहे होते, देन उस पे फोर्स कितना होता? 0। सारे में नहीं है, 5 में ही है। क्या? वही तो साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन बोला है ना। अरे कितना बर्बाद है मैथ्स। रेगुलर हेक्सागोन में सारा साइड्स इक्वल होता है, तो सारा साइड अगर इक्वल होगा तो ये वाला साइड एल होगा। ये सब ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं सब। इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा, इधर बताओ, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? इधर होगा। इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्टिव, इक्वल होंगे कि नहीं? डिस्टेंस इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ पे भी अट्रैक्टिव, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव, ये भी कट जाएगा, एक यही फोर्स बचेगा बस। एफ नॉट कह दो इसको, ये बाकी भी सब एफ नॉट ही होंगे। अच्छा, रेगुलर हेक्सागोन में ये जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं सब इक्विलैटरल होते हैं, वो मत भूल जाना। सो बाय दैट लॉजिक हम लोग एफ नॉट को क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी के, मैग्नीट्यूड लिखना है हमें, डायरेक्शन में बता देंगे राइट में, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अब हो सकता है आपने किसी और वर्टेक्स का चार्ज उड़ाया हो तो आपका डायरेक्शन बदल जाएगा, बट मैग्नीट्यूड स्टेज द सेम। हो गया साग्निक, लिख लिए? लिखो अगला क्वेश्चन। Point charges are placed at the vertices of a square. Point charges are placed at the vertices of a square as shown. How should capital Q and small q be related? How should capital Q and small q be related so that 1 2 3 करके लिखना है, 3 पार्ट्स है क्वेश्चन के। इसका साइड ए ले लेना, स्मॉल ए, सो दैट फर्स्ट में एफ नेट ऑन कैपिटल Q, each capital Q, so that F net on each capital Q is 0, each small q is 0,
अच्छा, इसमें ये जो दोनों कैपिटल क्यू है इनका साइन सेम होगा। अगर इसको पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और आप स्मॉल क्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव लोगे तो नीचे वाला भी सेम साइन का होगा। नेट फोर्स ऑन ईच कैपिटल क्यू इज 0। आपको केसेस बना के सोचने पड़ेंगे। अगर सभी चार्जेस पॉजिटिव हैं, क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? क्या लगता है? अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, हमने अगर इसको पॉजिटिव लिया तो इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ईच कैपिटल क्यू पे फोर्स 0 हो। इस वाले कैपिटल क्यू पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? हर चार्ज इसको रिपेल ही करेगा क्या? इसकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट में। नीचे वाले की वजह से ऊपर, और इस डायगोनल वाले की वजह से। क्या इन फोर्सेस का सम 0 हो रहा है क्या? नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट भी यहीं आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि चारों पॉजिटिव हो। अगर इसको आपने पॉजिटिव माना और सपोज इसको नेगेटिव किया तो दोनों माइनस क्यू वाले नेगेटिव होंगे। अब व्हाट आर दी फोर्सेस? ये नीचे वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ऑपोजिट चार्जेस है। ये भी नेगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट करेगा। पर ये दोनों पॉजिटिव है, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर हो जाए, क्या इक्विलिब्रियम हो सकता है? तो वही कंडीशन आपको लगानी है। सपोज दिस इज एफ स्मॉल क्यू, फोर्स अप्लाइड बाय स्मॉल क्यू वाला चार्ज, ये भी है फोर्स अप्लाइड बाय स्मॉल क्यू वाला चार्ज, एंड दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय कैपिटल क्यू वाला चार्ज। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 90 90 पे इक्वल वेक्टर्स है तो √2f इंटू स्मॉल क्यू आ जाएगा। इफ √2 टाइम्स f इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू f इंटू कैपिटल क्यू, देन हम बोलेंगे कि q इज इन इक्विलिब्रियम। स्मॉल ये f स्मॉल q का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? इस फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखना है आपको बस। के एक कैपिटल क्यू, दूसरा साइन नहीं लेना, हम मैग्नीट्यूड्स इक्वेट करेंगे, डायरेक्शन हमने निकाल लिया है। बाय कितना? a स्क्वायर। ये q की वजह से उस पर कितना फोर्स लगेगा? के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस? √2a का हम क्या करेंगे? यहां से स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू में रिलेशन निकालो, वो एक आंसर है। कैपिटल क्यू इक्वल्स स्मॉल क्यू इंटू 2√2। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। और एक्चुअल में दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? नेगेटिव। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले आईआईटी जेई में पूछा है, तो उन्होंने कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो पूछा था किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम के लिए। तो सिंस इक्विलिब्रियम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे आएगा, नेगेटिव वाला रेशियो चुनना है आपको। अगर आप सारे लाइक चार्जेस लोगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ना कैपिटल क्यू ना स्मॉल क्यू। वो आपका मर्जी है, आप स्मॉल कैपिटल क्यू को नेगेटिव ले लो, स्मॉल क्यू को पॉजिटिव रखो, बात वही है। सेम लॉजिक यूज करें पार्ट 2 में। उल्टा हो जा रहा है।
सेकेंड केस में आ रहा है कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q बाई 2√2। ठीक है। बताइए इसको इक्विलिब्रियम में करना है, कैसा कैसा ये क्या करेगा, माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दिस विल बी फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू। इनका रिजल्टेंट इधर कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स, और इन दोनों के बीच में फोर्स रिपल्सिव, ये हो जाएगा F ड्यू टू स्मॉल क्यू। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो अगेन आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अगेन मैग्नीट्यूड्स इक्वेट कर दो, ऑपोजिट नेचर है तो आप एक का वैल्यू एक का नेगेटिव लगा दोगे। स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आया इस बार, ये कैपिटल क्यू इंटू 2√2 है क्या। एक क्वेश्चन और लिखो। हाँ, लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, कैसे। हमने क्या एक बार कैपिटल क्यू पे फोर्स 0 करा और बोला कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा,
एक बार हमने स्मॉल क्यू पे फोर्स जीरो करा, बोला वो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। क्या दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो हो सकती है? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए कैपिटल क्यू भी पे भी नेट फोर्स जीरो होना है, दैट शुड आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, और स्मॉल क्यू भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या ये वाली कंडीशन और वो वाली कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो हो सकती है? नहीं, इसीलिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। कोई एक चार्ज इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है, बट सिस्टम वुड नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। इसके नीचे ये लिख लो, इसको वन नेम कर दो और इसको टू नेम कर दो। ये जो दो कंडीशन आपने निकाली है, एक दोनों को बारी बारी जीरो करके, इसको वन और टू नेम करके इसके नीचे लिखना, सिंस द कंडीशंस वन एंड टू कैनॉट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, since the conditions 1 and 2 cannot be satisfied simultaneously, the entire system cannot be in electrostatic equilibrium simultaneously. Since the conditions 1 and 2 cannot be satisfied simultaneously, the entire system cannot be in electrostatic equilibrium. कोई एक चार्ज हो जाएगा, but not the system in its entirety. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Vertices of a regular hexagon, vertices of a regular hexagon of side 3 centimeter, of side 3 centimeter has 3 positive and 3 negative charges, has 3 positive and 3 negative charges, each of magnitude, each of magnitude, ये ऐसा NC का मतलब नैनो कूलम। नैनो कितना होता है? +9 -9 -9 +9 गीगा। आगे लिखो एज शोन, अभी डायग्राम बना दूंगा। एज शोन अ पॉइंट चार्ज कैपिटल ए, अ पॉइंट चार्ज 5 नैनो कूलम, a point charge 5 nanocoulomb is placed at the center of the hexagon. A point charge 5 nanocoulomb is placed at the center of the hexagon. Find the force acting on it. Find the force acting on it. अरे बाबा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो देखोगे कि ऐसी जीरो, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है, अगला नेगेटिव है, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये स्मॉल क्यू वाला और प्लस क्यू वाला, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे जो क्यू वाले चार्जेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड ही कितना बोला है आपसे? हाँ, मिडल वाला पॉजिटिव है। सेंटर वाले पे, सेंटर वाले पे फोर्सेस मार्क करो। इजी है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है।
वेक्टर वेक्टर आता है तो कर लोगे। कितना आएगा 0? क्या हेक्सागोन का डायगोनल तो 12 हो जाता है ना, अगर ये एल है तो सभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं। इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स, इसकी वजह से अगेन जीरो हो जाएगा क्या? एंगल तो सारे 60 होंगे, तो ये 120, ये 120, ये 120। ये पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, क्या फोर्स सेम होगा? तो अगर इसको F0 बोला है तो ये भी कितना होगा F0। ये दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, ये भी कितना होगा F0 एंड F0। ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, अगेन F0 F0। इन दोनों का रिजल्टेंट पीछे आ जाएगा। तो आपके पास ऐसा है, ऊपर में क्या ही बनाओ, 2F0, यहाँ पे 2F0, हो गया है लिख के? लिखो अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये सेम क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन में करा है, बट विद रिगार्ड्स टू मास। वहां पे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करा, यहाँ पे आपको कूलम्स फोर्स यूज करना है। अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q, छोटा वाला q, अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q is situated, a point charge small q is situated at a distance, छोटा वाला d, at a distance small d from one end of a thin non-conducting rod, from one end of a thin non-conducting rod of length capital L, thin non-conducting rod of length capital L, having charge, having charge, having charge capital Q, distributed uniformly, having charge capital Q distributed uniformly along its length.
having charge capital Q distributed uniformly along its length. Find the magnitude of electric force between the two. Find the magnitude of electric force between the two. अच्छा, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, क्या वैसे सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। ये वाला, इस पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया है। इज दिस ये पॉइंट चार्ज है कि एक्सटेंडेड चार्ज है? ये रॉड एक्सटेंडेड चार्ज है। हमने जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था तो उसमें क्या बोला था? इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कूलम्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगाओगे। देन व्हाट? एलिमेंट चुनना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है स्मॉल डी, इसका ये वाला लेंथ आपको दिया था कि दिस लेंथ इज कैपिटल एल। आप एक एलिमेंट चुनो रॉड के अंदर, उस एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज निकालेंगे, वो एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज होगा और उसके और इस स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स लिखोगे, देन वी वुड हैव टू इंटीग्रेट। क्या बोल दिया इतना फटाफट? यहां सुनो, आप एलिमेंट इस क्यू से भी चुन सकते हो, आप एलिमेंट इस रॉड के एंड से भी चुन सकते हो। कहां से चुन लू मैं? रॉड के एंड से। रॉड के एंड से, ठीक है। आप यहां से x डिस्टेंस गए, अरे मां कसम, और हम एक एलिमेंट चूज करेंगे जिसका थिकनेस कितना हो, dx, रिवाज अनुसार। अब ये एलिमेंट बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? तो इस पे चार्ज भी बहुत छोटा होगा, dq। वो यूनिटरी मेथड से निकालोगे कि l लेंथ में कितना चार्ज है, q, यूनिट लेंथ में कितना होगा, q बाय l। हमारे पास एलिमेंट का कितना लेंथ है, dx। dx लेंथ में जो चार्ज हो जाएगा उसी को हमने क्या बोला है, dq। एंड व्हाट वुड दैट चार्ज बी? dx लेंथ में जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, q बाय l इंटू dx। अब ये एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज हुआ और ये q एक पॉइंट चार्ज हुआ। अब आप कूलम्स फोर्स लिखो और उसको इंटीग्रेट कर दो अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। यहाँ पे साइड में लिख लेना कि रॉड इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड चार्ज, and this is not a point charge। आप चार्ज से ले लेते तो वो डायरेक्ट x हो जाता, इंटीग्रेशन की लिमिट्स बदल जाती है दोनों में बस। What is the distance, d plus x? और dq की जगह पे भी क्या लिख दोगे आप फर्दर?
कैपिटल Q बाय L इंटू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. इंटीग्रेट दिस. देयरफॉर टोटल फोर्स F हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dF. इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L ये कांस्टेंट रहेगा और इंटीग्रेट हो जाएगा dx अपॉन d प्लस एक्स का होल स्क्वायर. लिमिट्स कहाँ से कहाँ? पहला एलिमेंट कब मिलेगा? जब x कितना हो? 0. और लास्ट एलिमेंट के लिए सॉल्व करो, इसका आंसर मिल जाएगा. ये साइड में कहीं लिख लेना प्लीज, यही भूल जाओगे. वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस वन बाय एक्स. के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर. कुछ तो लिमिट्स में गड़बड़ किए हो. डी भी तो आएगा आंसर में. लिमिट्स नहीं लगाओगे? और डी भी तो है साथ में. कूलम्स लॉ. क्या होगा और सी एल? कैजुअल लीव. सब तो कैजुअल ही चल रहा है जीवन में. हाँ भाई, 12वीं में एनी चेंजेस जीवन में? नहीं. अपन रिजिड है, अपन चेंज वेंज नहीं होता है. दुनिया बदलेगी अपने लिए, दुनिया झुकेगी आगे है. इज दैट द एटीट्यूड वी आर हैविंग? इंटीग्रेशन बताओ प्रियांशु. ये तो यही होगा. वन बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स डी प्लस एक्स. अब लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ है? तो एक बार हम इस माइनस को भी बाहर ले लो, वरना वो कंफ्यूजन करेगा. वो माइनस वन समझ के उसको बाहर ले लो. तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल. अब लिमिट में एक बार जब हम x की जगह पे l रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वन अपॉन. और एक बार जब हम माइनस एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? इसको और सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ पे ये d हो जाएगा, ये माइनस d माइनस एल हो जाएगा. ये माइनस से वो d से d कटेगा, माइनस माइनस l प्लस हो जाएगा और नीचे में d इंटू डी प्लस एल हो जाएगा. आया भाई? इंटीग्रेट हुआ क्या है अमर्त्य? ये फाइनल आंसर.
कुछ जेई मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन लिखो। लिखिए, द फोर्स बिटवीन two point charges q1 and q2, the force between 2 point charges q1 and q2 placed in vacuum अरे यार, r centimeter apart, placed in vacuum r centimeter apart is f naught. Force between them when placed in a medium force between them when placed in a medium having dielectric constant force between them when placed in a medium having dielectric constant. अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 5 एट r/5 सेंटीमीटर अपार्ट विल बी कितना? थोड़ा डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए। फाइव एफ नॉट, मीडियम में वैक्यूम में जो K था, अब वो मीडियम में कितना हो जाएगा K डैश का वैल्यू K/5। बाकी आप सॉल्व कर लो। कितना आया आंसर? ठीक है, ये साइड में कहीं लिख लो। मीडियम के अंदर K बदल जाता है और वो K/εr हो जाता है, वो लिख लो, कहीं काम आएगा।
हम्म ये आप ऐसे समझो कि एफ नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बस लिखते हैं। पर यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो आप इसी को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और नीचे में नया वाला डिस्टेंस कितना हुआ था, r/5 का स्क्वायर करके। तो ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, तो k अपॉन, ठीक है। लिखे, a 10 microcoulomb charge, a 10 microcoulomb charge is divided into two parts. A 10 microcoulomb charge is divided into two parts and placed at a distance 1 centimeter and placed at a distance 1 centimeter, so that the repulsive force between them, so that the repulsive force between them is maximum. The charges of the two parts are, the charges of the two parts are, कैसे कैसे तोड़ दें कि 1 सेंटीमीटर पे रखने पे फोर्स मैक्सिमम हो। कैसे कैसे, 5 5 इक्वल इक्वल तोड़ देंगे, ठीक है। प्रूफ ऐसे करेंगे कि टोटल चार्ज कितना था, 10 माइक्रोकूलम। तो अगर इसी को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा, एक को हमने क्यू बोल दिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 10 माइनस क्यू। तो यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे 10 माइनस क्यू है, दोनों ही माइक्रोकूलम में है। ये डिस्टेंस आपको दिया था कि दिस डिस्टेंस इज कितना, 1 सेंटीमीटर, और बोला है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कैसा है, मैक्सिमम। तो ये फोर्स को F को हम लोग लिख क्या सकते हैं, कि एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज 10 माइनस क्यू। अभी मैं बस मेथड बता रहा हूँ, तो मैं यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहा हूँ। अपॉन डिस्टेंस इज कितना, सपोज ये डिस्टेंस d हो कोई, तो ये d² हो जाएगा। अब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, k चेंज नहीं हो रहा है, अगर मैं ये q का वैल्यू बदल दूं तो ये 10 माइनस क्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है, दिस डिपेंड्स, या दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू। और फिर हम डेरिवेटिव्स का लॉजिक लगाएंगे कि f को मैक्सिमम होने के लिए, फॉर f टू बी मैक्सिमम, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल कितना होना चाहिए, 0। तो आप उसको जब डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो आपको ये q का वैल्यू, कहने का मतलब कि ये दो नंबर्स इक्वल मिल जाएंगे, और यहां से आपको ये मिल जाएगा q बीइंग द इनिशियल चार्ज। आया समझ में। इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि क्या यहाँ पे ये फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये दो नंबर्स क्या है, q एंड 10 माइनस क्यू। और मैथ्स का रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज मैक्सिमम व्हेन द नंबर्स आर इक्वल।
तो प्रियांशु यहाँ से भी अगर हम Q इज इक्वल टू 10 माइनस क्यू कर दे तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है कि कभी भी किसी चार्ज को तोड़ना है तो हम उसको हमेशा इक्वल में बांट देंगे ताकि फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पूछते कि कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट है, उसको दो मासेस में कैसे कैसे तोड़ दे कि उसको कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे तो फोर्स मैक्सिमम। वहां पे भी सेम लॉजिक है, वहां पे बस df बाई dm हो जाएगा और वहां पे भी सेम यही मिलेगा कि आधा आधा तोड़ देना। ठीक है, फ्लूइड्स याद है कुछ कुछ? बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला याद है? रोयल VSG, उसका यूज है इसमें। लिखिए क्वेश्चन। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length, Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The strings make an angle theta with each other. The strings make an angle theta with each other. When suspended in water, the angle remains the same. When suspended in water, the angle remains the same if density of the material of the sphere is 1.5 gram per cc. If density of the material of the sphere is 1.5 gram per cc, the dielectric constant of water will be, ऐसा ब्लैंक स्पेस दे देना, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। 8, अच्छा जी, कैसे? कितना? 8, 18, 8 बहुत ज्यादा नहीं हो गया वो? अच्छा 80 नहीं होगा तो कितना होना चाहिए? 8। अगर रटना ही है तो ये रट जाना कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होता है। ठीक है, सॉल्व अगर नहीं हो रहा है, गलती से अगर यही पूछ ले तो k का वैल्यू 2 होता है पानी के लिए, तो आंसर 2 आना चाहिए। नहीं, डायग्राम नहीं दिया। आप ये बताओ गौरव, ये दो स्ट्रिंग्स है, सपोज इस पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, क्या ये ड्यू टू रिपल्शन अलग हो जाएंगे? तो ऐसा हो जाएगा ना सिचुएशन। सो दिस इज इन एयर, और आपसे बोला कि ये जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितना था? थीटा। तो ये आधा एंगल, ये भी कह रहे कि जब हम एयर में थे तब भी एंगल सेम था, जब हम पानी में गए तब भी एंगल सेम था। आपको फोर्स बैलेंस करना है। यहाँ पे tan थीटा बाई 2 निकालो, यहाँ पे tan थीटा बाई 2 निकालो, इक्वल करो, बस यही खेल है। चार्ज कितना बोला था? Q1 Q2?
अच्छा, हवा में क्या क्या फोर्सेस होंगे? फोर्सेस इन एयर बताइए। नीचे में क्या लगेगा? mg। ओ एस एल अरोरा, इधर आंसर दो। खाली बड़ा बड़ा बुक का नाम याद है, एस एल अरोरा, डीसी पांडे, आता जाता एक नहीं है। अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा? टेंशन होगा। आप लोग का पढ़ाई देख के मुझे भी होता है। अच्छा, और क्या फोर्स होगा? एक फोर्स छूट रहा है अभी। इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, इसको एफ नॉट कह दो एयर में। ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये भी कितना होगा? थीटा बाई 2। इस टी का कंपोनेंट उठाओ, ऊपर कितना आएगा? कॉस आ जाएगा। और यहां पे ये फोर्स बैलेंस करेंगे तो टी साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? यहां से टेन थीटा बाई 2 निकाल लो। यहां पे ये सॉल्व करो। टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? एफ नॉट। अच्छा, एंगल सेम रहेगा तो ये सेपरेशन भी सेम रहेगा क्या? बिल्कुल ऑब्वियसली। इसको डी मान लो, या एफ नॉट ही रखो, क्या फर्क पड़ता है। और टी कॉस थीटा बाई 2 विल बैलेंस mg, और इनका रेशियो ले लेंगे तो tan थीटा बाई 2 एफ नॉट बाय mg। पानी में फोर्सेस बताओ। अच्छा, ये चार्ज था कि स्फीयर बोला था? क्या बोला था? स्फीयर है तो कुछ रेडियस आर भी मान लेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में बढ़ जाता है कि घट जाता है? अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो अब ये रिपल्सिव फोर्स को हम कितना लिख सकते हैं? एफ नॉट तो नहीं होगा, एफ नॉट बाय ई आर लिखेंगे, क्योंकि इन द मीडियम फोर्स डिक्रीज हो जाता है। नीचे में mg अभी भी लग ही रहा होगा, तो एक तो पानी में डालने से ये चेंज आएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एफ नॉट बाय ई आर हो जाएगा। एक चेंज और क्या आएगा? एक बॉयंट फोर्स लगेगा। ऊपर लगता है कि नीचे लगता है? इस बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? रोएल वी एस इंटू जी। इस टी के भी कंपोनेंट्स उठाओ तो अगेन टी का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वर्टिकल वाला, टी कॉस थीटा बाई 2, और यहां पे टी साइन थीटा बाई 2। टी साइन थीटा बाई 2 का तो इजी है कि वो किसको बैलेंस कर जाएगा? एफ नॉट बाई ई आर को। यही ई आर निकालना है। अच्छा, टी कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे? ये ऊपर वाले दोनों मिलके क्या एमजी को बैलेंस करेंगे? तो सेकेंड केस में tan थीटा बाई 2 आपके पास आएगा एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर इंटू एम जी माइनस एफ बी। एंगल इक्वल है तो ये दोनों को इक्वेट कर दो। अच्छा, वो जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर दिया है उसको कैसे यूज करेंगे mg में?
तो सिंस द एंगल रिमेन्स द सेम, आप वहां का tan थीटा यहाँ का tan थीटा इक्वेट करो और थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। मास को आप लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रेडियस r मान के वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब करो। डेंसिटी ऑब्जेक्ट का दे रखा है, पानी का हमें पता है 1 ग्राम पर सीसी लेना है। 2। हाँ रेडियस r ले लोगे। बहुत सारा डेटा जेई मेंस के क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो उसका सिंपल सा मतलब ये कि आप एज्यूम भी करोगे तो वो कट जाएगा अंदर में। यहां तक लिख लिया? साग्निक हो गया? हम्म। वी करके भी हो जाता। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना दिया है? 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? नीचे में कुछ गड़बड़ आ रहा है ना? 3 हो जा रहा है इससे, तो कहाँ गलत हो गया? इसमें जरा एंट्रियां करो तो अपने फर्स्ट नेम्स की।
2 आया? मेरा क्यों नहीं आ रहा यार? रुको मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 2 की 3? मैंने ही तो कहीं गलत नहीं देख लिया। क्वेश्चन 2 है, 3 आ रहा है। थ्री है, सॉरी 3 है आंसर। आप डायरेक्ट ये याद रखो, अब ऐसा क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, आप डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखोगे एप्सिलॉन आर के लिए, तो आप उतने कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अरे बात समझ में? तो ये रो नॉट किसका डेंसिटी है? ऑब्जेक्ट, एंड रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस का ही है, ये दोनों ही जेई मेंस के हैं। उसको डायरेक्ट जरा ये फॉर्मूले से देखो होता है क्या? 3 है आंसर, 3। मैंने 2 अगले वाले का देख लिया था, तो पानी के लिए 3 रटना है, 2 नहीं। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हवा में है, क्या पूरा पूरा डूब गया है लिक्विड में? अगर वो पूरा डूब गया है तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर। सिमिलर क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया, साग्निक हुआ। अब अगले क्वेश्चन को सेम वर्डिंग्स हैं, पहले हवा में था, फिर किसी दूसरे लिक्विड, इसमें तो पानी में था, इस बार किसी लिक्विड में डालेंगे। क्वेश्चन सेम है कि एंगल वैंगल सेम रहता है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी दे रखा है, लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है, आपसे पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का क्या होगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके जरा आंसर देना। लिखिए क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स, two identical charged spheres, two identical charged spheres are suspended by string of equal length, are suspended by string of equal length. The string makes an angle, the string makes an angle 37 degree with each other. The string makes an angle 37 degree with each other when suspended in a liquid, when suspended in a liquid of density 0.7 gram per cc, when suspended in a liquid of density 0.7 gram per cc, the angle remains the same, the angle remains the same if density of the material, if density of the material of the sphere is 1.4 gram per cc, if density of the material of the sphere is 1.4 gram per cc, dielectric constant of the liquid is। ठीक है, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखो, इतना कहानी करने का जरूरत नहीं है, तो इसको याद भी रखना, तो थोड़ा टाइम बचा के किसी और सवाल में यूज कर लोगे। कितना आया? सॉल्व करो फटाफट ये फॉर्मूला यूज करके। आ गया 2? तेज हो गए हो।
तो ये सब इतना करना नहीं है, जब भी बोलेगा एंगल वैंगल सेम है पानी में, आप डायरेक्ट इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर लोगे, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अपॉन ऑब्जेक्ट माइनस लिक्विड। लास्ट क्वेश्चन लिखो। अरे प्रियांशु पूरा ऑटोग्राफ ही दे दिए डिजाइन में। इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ओरल भी बता ही सकते हो। इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाँ हाइड्रोजन जैसा, इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स, कूलम वाला फोर्स, द रेशियो ऑफ कोलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, the ratio of Coulombian force and gravitational force between an electron, इधर तो पेन है बहुत सारा, between an electron and a proton is कितना? ऑप्शंस दे देता हूं मैं, मास वास कुछ नहीं दिया है। कितना टाइम स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 19, 39, क्या बात कर रहे हो, थोड़ा गलत वलत करो यार। क्या आंसर होगा? तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट याद रखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 पावर 39 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।